हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स का, और इसमें हम देख रहे थे स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो उसी के क्रम में नेक्स्ट आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे और इसमें हम फुल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें 100 टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसी पर्पज में इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अशुद्ध मेल है ये बताना। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है वर्ण, दिया गया अंगा, प्राणत्व के मात्रा के आधार पर सघोष है, अल्प प्राण है, मूर्धा है, क्या क्या है ये चीजें दी गई। ठीक है, का के बारे में कंठ है, अल्प प्राण है, अघोष दिया गया है। धा के बारे में सघोष, महाप्राण, ओष्ठ है। छा के बारे में अघोष, महाप्राण, तालु है। इसमें से कौन सा है गलत मेलिंग किया गया है बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे धा की, सी पार्ट में जो दिया गया है सघोष, महाप्राण, होस्ट, ये धा के परिप्रेक्ष्य में गलत है। ठीक है, क्योंकि धा जो होता है उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ ना होकर इसका क्या होता है, दंत होता है। त थ द ध न, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये होता है दंत, और जो कि यहाँ पे ओष्ठ लिखा हो इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक, इसमें से अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द की अगर हम बात करेंगे तो किस पार्ट में लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अलौकिक का सही रूप से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध शब्द का सही विकल्प बताना है। इनमें से प्रतिमूर्ति कौन सा सही रूप से लिखा हुआ, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में जो प्रतिमूर्ति लिखा हुआ यह सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो कड़वाहट जो कि एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आनंद भी भाववाचक संज्ञा होती है और आवश्यकता भी होता है, लेकिन यहाँ पे अंकित शब्द जो दिया गया है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, श्याम बाजार जा रहा है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो श्याम बाजार जा रहा है इस वाक्य में क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है, यानी किस काल में ये बातें प्रयोग की गई हैं, कहा गया है, तो यह वाक्य जो है संभाव्य वर्तमान काल में कहा गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान मतलब वह पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आपको आ जाए वह पढ़ता होगा, वो गाता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान में हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, तो ये सब तात्कालिक वर्तमान हो गया। सामान्य वर्तमान में आता है सूरज पूरब में उगता है, इस तरीके से क्या होता है, सूरज पूरब में उगता है, तो सामान्य वर्तमान होता है। ठीक है, चलिए करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है, यहाँ पे करुणामय में मैं प्रत्यय लगा है, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। उदय का विलोम क्या होता है, उदय का विलोम होता है अस्त। उदय का विलोम क्या होता है, अस्त होता है, डी ऑप्शन इसका राइट है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है, सांझ का दोपहर दिया गया है विलोम युग्म, जो कि गलत है। सांझ का विलोम होता है भोर। कृपण का विलोम दाता दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, कृपण का क्या होता है, दाता होता है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट राइट, विलोम शब्द सही है। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्षुद्र। प्रसन्न का विलोम क्या होता है, प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न, तो ये भी गलत दिया गया है, बाकी सारे सही है। बी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए नागर का पर्यायवाची अगले क्वेश्चन में बताना। नागर का पर्यायवाची, नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागर का पर्यायवाची क्या होता है, चतुर होता है। चलिए पंख किसका पर्यायवाची है, पंख, पंख जो होता है ये शब्द कीचड़ का पर्यायवाची होता है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंख के अन्य पर्यायवाची में चहला भी होता है, करदर्म, करदर्म भी होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से उस चयन का शब्द सही शब्द अर्थ का चयन करना है। घमंड का अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा जगह, तो घमंड का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो दर्प का अर्थ घमंड होता है, तो यहाँ दर्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से विकल्प में से बताना है कि शब्द युग्म सबसे अच्छा विकल्प है। निवार और निवार, इनके हमें अर्थ बताने। तो पहले वाला जो निवार है उसका क्या अर्थ होता है, तो पहले वाले निवार का अर्थ होता है जंगली धान। ठीक है, और दूसरे का निवार का अर्थ होता है रोकना, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, आग से झुलसा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे,
तो आग से झुलसा हुआ इसको हम एक शब्द में कहते हैं अनल दग्ध, ठीक है, अनल दग्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिभाषण, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा अभिभाषण, ठीक है। और संभाषण की बात करेंगे तो ये जब दो लोगों अथवा या फिर मतलब अधिक लोगों के बीच किया गया जो वार्तालाप होता है संभाषण, ठीक है। अनुभाषण जो है ये क्या है, तो ये किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना, तो उसको अनुभाषण कहते हैं। और अपभाषण मतलब निंदा करना या गाली देना। सरयुर में कौन सी संधि है, सरयुर में अगर हम बात करते हैं तो सरयू प्लस उर्म आता है जो कि दीर्घ स्वर संधि आता है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, आंसर ये पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वो है षडानन, षडानन में विसर्ग संधि नहीं होता, ठीक है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सट प्लस आनन होता है। और विसर्ग में क्या होता है कि बीच में दो बिंदी आती है, जब उसका विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो षडानन में कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें दुशासन, तो दुशासन क्या आता है, विसर्ग संधि का उदाहरण, ठीक है। निसंदेह, निसंदेह जो है वो क्या है, वो भी आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इस तरीके से हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास, अगला प्रश्न है नेत्रहीन शब्द में समास, तो नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, आंसर बी पार्ट है, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च जो है कर्मधारय समास, इसका अगर हम बात करें विग्रह की तो हो जाता है काली है जो मिर्च, जिसका कर्मधारय में क्या होता है, काली है जो मिर्च, इसका हो जाएगा विग्रह। और इसमें क्या होता है कर्मधारय में, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वहां पे कर्मधारय होता है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मन भावों मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न वाले अस्थिर मनोविकारों को यहाँ पे जो संज्ञा दिया जाता है वो होता है संचारी भाव, संचारी भाव की संज्ञा दी जाती है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। संचारी भाव को व्यभिचारी भी कहा जाता है, इनकी संख्या 33 है। अगला प्रश्न में बताना हमें अलंकार, ठीक है। फूल सी सुकोमल मृदु भावी भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी कर सकेगी, यह निश्चित है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अगर हम देखते हैं तो उपमा अलंकार है, ठीक है। अब उपमा क्या होता है, किसी समानता वाचक पद के द्वारा जहां उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसमें सा आपको आ जाए, कहीं सी आ जाए, इस तरीके से आ जाता है तो उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना क्या हो जाएगा, तो दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले को जो क्वेश्चन होंगे आपके 3 क्वेश्चन वो आपको गद्यांश से होंगे, इस गद्यांश को पढ़िएगा और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, तो जब गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश के अनुसार सही उत्तर इसका सी पार्ट होगा, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं, आंसर सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है विश्वमन शब्द जो है इसमें कौन सा समास का उदाहरण है ये बताना। तो विश्वमन में अगर हम समास की बात करें तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। पातक शब्द विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, पातक का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा पुण्य, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में हमें एरर बताना कहाँ पर किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। यहाँ एरर कहाँ किस ऑप्शन में किया गया है, ठीक है। तो पार्ट अगर हम बात करेंगे तो वाक्य में जो दूसरा पार्ट है ये कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, यहाँ एरर किया गया है, बीइंग जो लिखा हुआ है बीइंग की जगह पे बीन होना चाहिए था, ठीक है। ये बीइंग जो है इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, बीन होना चाहिए था, है बीन होना चाहिए था, क्योंकि वाक्य जो है पैसिव सेंस में है तथा पैसिव वॉइस जो बनाने पर शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो पार्ट 2 में गलती है, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें यहाँ पे भरना है पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या भर देंगे जिससे कि राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी पार्ट जाएगा ओवरकम, ठीक है। ओवरकम भरा जाएगा,
ओवरकम जो है भाव के अनुसार यहाँ पे ओवरकम मतलब जीतना या काबू पाना, इसका प्रयोग उचित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। भोला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं तो इसका हो जाएगा सी पार्ट, भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। यू हैव नॉट एट रिस्पॉन्डेड टू सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू एट। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन किया है इसका हमें अर्थ बताना है। कॉल द शॉट, इसका पूरा फुल वाक्य प्रयोग है। इन आवर ऑफिस इट इज द चीफ अकाउंटेंट हु कॉल्स द शॉट। कॉल्स द शॉट का हमें आंसर बताना है। कॉल्स द शॉट मतलब होता है इसका मतलब होता है अधिकार रखना, ठीक है। कॉल द शॉट्स मतलब अधिकार रखना। तो टू बी इन कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ कॉर्पोरेशन मेड अप अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डिवर्सिफाइड फील्ड्स, इसका हमें एक शब्द में अगर हम करेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे एक तरीके से व्यापार समूह की बात कर रहा है, तो कॉन्ग्लोमेरेट हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेलेक्ट द वर्ड इनकरेक्ट स्पेलिंग जिसका है इसमें से सेलेक्ट करना है 32 में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं मीडिएटिव जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है। मीडिएटिव कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरीके लिखा जाता है MEDITATIVE, ये होता है मीडिएटिव। इसका अर्थ क्या होता है? ध्येय। और यहाँ पे जो है ये गलती किया गया है, ई लिख दिया गया है, ठीक है। बाकी सारे से चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। एक्सल्ट का पर्यायवाची, तो एक्सल्ट मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना इसका अर्थ होता है, मतलब होता है इसका अगर हम बात करेंगे पर्यायवाची तो पर्यायवाची हो जाएगा सी पार्ट प्रेज। प्रेज मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अगले प्रश्न में भी हमें सिनोनिम्स बताना। नेव, नेव का सिनोनिम्स, नेव का अर्थ क्या होता है? नेव का अर्थ होता है धूर्त, धूर्त या फिर इसको दुष्ट कह सकते हैं, ठीक है, नेव। तो इसका सिनोनिम्स इसमें से क्या हो जाएगा? रोग। रोग मतलब भी धूर्त या दुष्ट हो जाता है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एंटोनिम मतलब विलोम बताना है। इमेसिएटेड, इमेसिएटेड का विलोम, तो इमेसिएटेड मतलब होता है छीड़, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? छीड़ का, छीड़ का विलोम हो जाएगा। इसमें से अगर देखते हैं एंटोनिम तो फैट हो जाएगा, फैट मतलब मोटा, ठीक है। अगले प्रश्न में भी हमें एंटोनिम बताना है। स्टालवार्ट, स्टालवार्ट मतलब क्या होता है? स्टालवार्ट मतलब होता है साहसी, साहसी होता है इसका अर्थ। और इसका अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो कावर्डली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। कावर्डली मतलब कायर, तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें भरना है। शैलेश फाइनली डिसाइडेड टू टेक अ बैक सीट एंड लेट हिज सन द फैमिली बिजनेस, क्या भरें जिससे कि ये फुल फॉर्म बन जाए, इसका फुल मतलब पूर्ण वाक्य बन जाए? तो यहाँ भरा जाएगा रन, ठीक है। रन का प्रयोग होगा क्योंकि वर्ब कॉजेटिव वर्ग में लेट व मेक के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, तो रन का प्रयोग यहाँ पे उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सर्ट अ बैड इन्फ्लुएंस डैश हिज फैमिली, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 38 में तो डी पार्ट हो जाएगा ऑन हिज फैमिली हो जाएगा, ठीक है। ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं इन्फ्लुएंस के साथ, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहाँ पे भरना ही प्लेज एज वेल एज नॉट बीन, ही प्लेज वेल एट नॉट बीन, he plays well, he has not been selected in the team, यहाँ क्या भरेंगे जिससे कि ये पूर्ण वाक्य बन जाए? तो भाव के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ पे दो का प्रयोग है, मतलब यद्यप, यद्यप ही प्लेज वेल मतलब कि उसने अच्छा खेला, बट ही हैज नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम, लेकिन वो टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर भी वो टीम में सेलेक्ट नहीं है तो दो का प्रयोग करेंगे। दो इज यूज टू एड अ फैक्ट दैट मेक्स द प्रीवियस स्टेटमेंट लेस स्ट्रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें से भरना भी हमें भी द क्राइसिस वुड डैश डैमेज दियर रिपुटेशन, क्या भरा जाएगा? तो यहाँ भरेंगे हम ए पार्ट फर्दर, ठीक है। द क्राइसिस वुड फर्दर, फर्दर मतलब आगे का,
ठीक है। तो और फार्दर जो है इसका मतलब दूर, डिस्टेंस, तो फर्दर भरेंगे जिससे मतलब आगे का, तो आगे का डैमेज देयर रेपुटेशन। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 भरते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश वाज प्रेजेंट इन द हॉल टू टू पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41। 41 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे भरा जाएगा हु इवर मतलब जो कोई भी हो, ठीक है। वाज प्रेजेंट इन द हॉल टू पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस, जो कोई भी इस हॉल में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वोटिंग प्रोसेस का वो पार्ट बनेगा। तो यहाँ आंसर हुईवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली पंचुएटेड है ये बताना। तो सी पार्ट अगर हम देखते हैं, सी सेड हु इज दियर, तो यहाँ पे कामा और इनवर्टर कामा और ये जो लगा हुआ ये सही रूप से लगा हुआ है, शुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। टेररिस्ट आर ट्राइंग टू डैश सेवरल ब्रिज, तो टेररिस्ट आर ट्राइंग टू डैश सेवरल ब्रिज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 42 हो गया, 43 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पे ब्लो अप हो जाएगा, ठीक है। ब्लो अप जो होता है कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ जो टेररिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्राई जो कर रहा है वो क्या ट्राई कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने का ब्रिज को, ठीक है, कुछ ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी आर्ट, ए पार्ट ब्लो अप। 44 में हमें बताना है पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। ओ माई लव लाइक अ रेड रोज, इसका हमें इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है सिमिली का, ठीक है। लाइक जब आ जाए आपको कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो ये जो है इंडिकेटिव वर्ड होता है सिमिली के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बताना है क्या, आई विश आई हैव कम एन आवर सोनर। यहाँ हैव की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, इसको इम्प्रोवाइज करना है। 45 में हमें बताना क्या हो जाएगा। तो देखिए हैव के स्थान पर हम यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई विश के बाद पास्ट के बीते हुए समय से पछतावा दिखाने के लिए सेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है, ना कि हैव का। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बताना है कहाँ पे गलती किया गया, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। अब जो डिस्पाइट आप लिखा हुआ है, जो गलती किया गया यहीं पर किया गया। डिस्पाइट जब लिखा जाता है तो डिस्पाइट के साथ आप का प्रयोग नहीं करते, तो गलती डिस्पाइट आप में सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट मतलब ही होता है क्यों के बावजूद, के अर्थ में डिस्पाइट बिना ऑफ के प्रयोग होगा, ठीक है। आप का प्रयोग इंस्पाइट के साथ होता है, तो इंस्पाइट जब होगा तब आपका प्रयोग होगा, डिस्पाइट होगा तो आपका प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वी हैड टू डिक्लाइन several orders in case that production was held up due to labor strike। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 के मतलब देखते हैं तो कहाँ पर गलती किया गया है। तो यहाँ ए पार्ट में जो दिया गया इन केस दैट जो है इसमें गलती किया गया। इन केस दैट के स्थान पर हम कंजंक्शन बिकॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन जो बिकॉज का प्रयोग हम कारण यानी कि रीजन जो होता है उसको दर्शाने के लिए करते हैं, जो कि वाक्य के लिए उपयुक्त अर्थ देता है। तो इसलिए इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, बिकॉज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कहां पर गलती किया गया है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। गलती कहाँ है इसमें बताना है 48 में। तो यहाँ अगर गलती करते हैं देखते हैं तो गलती जो है वो दिया गया हैव गिवन, जो दिया गया है यहाँ पे गलती किया गया, ठीक है, हैव। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्लूरल वर्ब जो होता है हैव गिवन दिया, इसके जगह पे सिंगुलर वर्ब हैज गिवन का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो वर्ब मतलब जो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ईच आप के साथ शुरुआत हो रहा है, जो कि ये सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट आपका ईच आपके साथ है तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो सिंगुलर वर्ब वहां पर लगाएंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हैज बीन, ना कि हैव बीन। तो गलती हैव बीन में किया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। रिडंडेंट का पर्यायवाची, तो रिडंडेंट मतलब होता क्या है, गैर जरूरी, इसका अर्थ होता है गैर जरूरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिनोनिम्स मतलब इसका पर्यायवाची कौन है, तो पर्यायवाची हो जाएगा अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब भी गैर जरूरी, आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें ग्रुप वन और सब्स्टिट्यूशन बताना। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, इसको हम एक शब्द में क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं मिलेनियम, ठीक है। 1000 ईयर सहस्त्रताब्दी इसको कहते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। राग भैरव या राग भैरवी पारंपरिक रूप से दिवस किस समय गाया जाता है ये बताना। राग भैरव, तो राग भैरव की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। किस मतलब कब गाया जाता है, किस समय गाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, राग भैरव जो है ये गाते हैं हम बहुत सवेरे सवेरे, ठीक है, सुबह सवेरे। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी और कौन से राजपूत के अधीन बनी थी। तो दिल्ली जो बनी थी वो तोमर राजपूतों के अधीन जो है एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी पहली बार। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा जो है 1885 में किया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही इसके लिए, तो इसके लिए सही है ए ओ ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या प्रस्तुत किया था जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा डी पार्ट। द्विशासन की व्यवस्था का प्रयोग किया, मतलब इन्होंने 1919 में ये जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हमेशा लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था। तो यह स्लोगन जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है। तो पाक जल डमरू मध्य जो होता है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुसान बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। बुसान बंदरगाह की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर देखा जाए तो ब्राजील से नहीं गुजरती। कर्क रेखा बहुत सारी रेखाओं बहुत सारे देशों से गुजरती है। इसमें आपका मैक्सिको हो गया, भारत है, म्यांमार है, ठीक है, और बहामास है, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, म्यांमार हो ही गया, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और साथ ही साथ ताइवान से होकर गुजरती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट जो है वो है क्षोभ मंडल, मतलब कि ट्रोपोस्फियर इसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं आनुवांशिक क्षमता। क्या कहते हैं, आनुवांशिक क्षमता। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वो एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यकता की अवधि कितनी होती है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है 10 साल की। आंसर हो जाएगा क्या, बी पार्ट, 10 साल, ठीक है। इनमें से किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है। टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी है, 80 है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो खान सुरक्षा विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर व्हिच सेंट्रल मिनिस्ट्री इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है 64 में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वायुमंडल दाब हम बैरोमीटर से मापते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, जो कि स्वीडन के जैव रासायनिक विज्ञानी थे। 1869 में इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। अपवर्तनांक की एसआई मात्रक बताना, ठीक है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई इकाई नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अब देख लेते हैं। इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलिए दिया गया यहाँ पे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही। 4 कथन इसके बारे में दिया गया है और कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहला देखते हैं दिया गया एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई, जो कि सही है। वह उधार देने के साथ ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं, भी सही है। प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये किसका प्रणाली, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, और खुद पर तैयार किए गए चेक जारी नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। और उपभोक्ताओं से सही प्रकार के जमा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे समय जमा और मांग जमा, तो ये गलत है, ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। दिया गया इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आय विधि होती है, व्यय विधि होती है, वैल्यू एडेड विधि होती है, लेकिन आयात निर्यात विधि नहीं होती। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, यूएसबी से क्या मतलब है। यूएसबी कंप्यूटर टर्म में यूएसबी का अर्थ क्या होता है, सीरियल बस स्टैंडर्ड। ये एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है, आंसर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने या नाजुक सिस्टमों को ध्वस्त करने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइबर टेररिस्ट। क्या कहते हैं, साइबर टेररिस्ट कहेंगे, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना किया गया था, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट, मेरठ में बनाया गया। ठीक है, मेरठ में निर्माणाधीन है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद रिहान, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह नियुक्ति जो है 3 साल के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2024 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्र। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है जेनी एरपेनबेक। ठीक है, एरपेनबेक को सम्मानित किया गया है, और अनुवादक माइकल हाफमैन को भी दिया गया कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया जीएस के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया गया है 2x²। ठीक है, दिया गया है 2x²। 76 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 2x² माइनस 5x माइनस 12 के गुणनखंड। तो इनका गुणनखंड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इनका पहले हम गुणा करेंगे, मतलब x² की जगह पे जो भी है उसका और इसका हम गुणा करेंगे। 12 दूना 24। अब 24 को ऐसे डिवाइड करेंगे जिसमें गुणा जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 24 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगी 8 और 3। ठीक है, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। अब -5 लाना तो -8 और +3 करेंगे, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 8 - 3 5 आ जाएगा, और 8 3 24 -24 आ जाएगा। हमें -24 ही लाना था, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू। तो इनको हम रख देंगे 5x की जगह पे 2x² माइनस 8x। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 8x और +3x। ये 5x की जगह पे रख दिए, -12 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बचेगा x -4 बचेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो +3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -4, यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में x -4 कॉमन है, तो यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा +3। तो इस तरीके से x बराबर 4 हो जाएगा, और 2x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। तो एक वैल्यू ये हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, तो इसके दो गुणनखंड कौन आ जाएंगे, x -4 और 2x + 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसके दो गुणनखंड कौन हो जाएगा, x -4 और 2x + 3। ठीक है, तो x -4 और 2x + 3 जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, दिया गया है कि गुणनफल 30 की पावर 5 × 24 की पावर 5 में हमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 30 को और ओपन करेंगे, 2 × 3 × 5 हम लिख सकते हैं। इसकी पावर कितना दिया गया है, 30 की पावर 5। ठीक है, इंटू 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 हो सकता है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 और की पावर 5। ये हम इसको अभाज्य संख्याओं में जो है इसको गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है, पावर को हम अंदर गुणा करें, 2 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में घात जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 नहीं होगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 2 की पावर सीधा आ जाएगा 20। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, की पावर 15 है, ठीक है। 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगा 10, 5 5 10, और इसके बाद 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब इनकी जो पावर है उनको हम कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, ठीक है। 20 प्लस 10 प्लस 5, इनको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35, जो कि हमारा अभाज्य गुणनखंड कितनी हो जाएगी, 35। तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का योग 47 है। मान लेते हैं दो संख्याएं कौन सी हैं, तो ये प्लस बी हैं, इनका योग कर देते हैं 47 है, और इनका गुणनफल मतलब ए बी बराबर है 550 के। हमें निकालना क्या है, इनके वर्गों का योग, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वर्गों का योग निकालना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें मान रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान हमें नहीं पता, लेकिन ए प्लस बी का पता है 47 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab का मान 550, तो 2 गुणे 550। सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता चल जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1109। ये आप सॉल्व करिएगा तो यही आपका वैल्यू आ जाएगा, और यही पूछा गया था, तो 1109 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्गों का योग 1109। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। आपसे क्वेश्चन नंबर 79। 79 में हमें एचसीएफ निकालना है, महत्तम समाप्त वर्तक निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 79 में दिया गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, और दिया गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। अब जब पावर में दिया गया और एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे कम पावर वाली संख्या हम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 अगर हम देखें तो इसको आपको ही करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। मान निकालना है इसका, गुणा भाग जोड़ घटाओ, मान निकालिएगा। हम चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 72, ठीक है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, कुल 10 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 72 गुणे 10, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का औसत 69 है, तो पहली फर्स्ट फोर्थ संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 69 गुणे 4 हो जाएगा। और 3 संख्याओं, थर्ड मतलब 3 संख्याओं और उनका औसत कितना है, 74 है, तो 74 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 8वीं संख्या जो है वो कितनी है, 8वीं संख्या बराबर x है, तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी, 9वीं संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 6, क्योंकि 6 अधिक है तो x माइनस 6 हो जाएगा। फिर बता रहा है कि 10वीं संख्या के बारे में इसी में बताया कि 10वीं संख्या से जो है वो कितनी 12 अधिक है, तो यहाँ पे x माइनस 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस एक्स माइनस 6 प्लस प्लस एक्स माइनस 12, ये बराबर के कैसे हम निकालेंगे, तो ये 3 संख्या है और इधर ये 3 संख्या है, तो ये मतलब कुल है, तो कुल जो संख्या दिया गया है इनका अगर हमें योग निकालना तो 72 गुणे 10 ये कुल योग हो गया। इसमें से अगर इन दोनों का माइनस कर देते हैं जोड़कर, तो माइनस 69 गुणे 4 प्लस 74 गुणे 3, ठीक है। तो ये मान हमारा इन तीनों के बराबर निकल आएगा। सॉल्व करिएगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 72 गुणे 10 720, माइनस इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 498 गुणा करने के बाद, ठीक है। ये दोनों आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, इधर इधर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इधर अगर हम गुणा भाग करते हैं तो 3x प्लस 12 माइनस 6, मतलब 12 6 18 हो जाएगा माइनस करके, ठीक है। 12 6 18 वो भी माइनस करके आएगा, तो 3x माइनस 18 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 240 हो जाएगा। 75 करने के बाद x बराबर हो जाएगा 3 8 24 80, x का मान 80 आ गया। अब जब x का मान 80 आ गया और पूछा क्या गया था हमें 8वीं और 9वीं संख्या का औसत, तो 8वीं संख्या हमने क्या माना है, 8वीं संख्या हमने x माना है, जो कि हो जाएगा 80 के। तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी 80 माइनस 6, मतलब कि कितना, 74 के, ठीक है। अब इन दोनों का औसत अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, इन दोनों को 80 प्लस 74 बाई 2 कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा 80 प्लस 74 मतलब 4 8 7 15 54 बाई 2, यानी कि 2 7 14 2 7 14, तो 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, दिया गया एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाना कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। तो मान लेते हैं जो संख्याएं वो क्या है, x y z है। अब इनका कह रहा है कि 3x के बराबर ये है 6y के, और फिर है ये 8 गुना यानी 8z के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x अनुपात y अनुपात z निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8। मतलब इसको कैंसिल काट पीट इधर उधर करेंगे तो 8/4/3 आ जाएगा x अनुपात y अनुपात z के। तो यहाँ दिया गया क्या दिया गया कि यदि पहला भाग 16,000 है तो पहला भाग दिया गया है किसके, 16,000 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरर जो है हिंदी में 16,000 है, इंग्लिश में 1600 है, तो मानेंगे इंग्लिश वाला। तो यहाँ पे 1600 होगा ना कि 16,000। तो पहला भाग मतलब 8, तो 8 रेशियो के भी दिया गया है 1600, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, पूछा गया तीसरा भाग कितना है, तीसरा भाग, तो तीसरा भाग हमारा कितना है, z बराबर 3 है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 600। तो इसका राइट आंसर 600 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600। अगर दूसरा भाग पूछता तो 4 गुणे 2 4 दूनी 800 हो जाता दूसरा भाग, तो 600 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण कामगारों यानी केवल पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, इनकी संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और दिया गया कि यदि ग्रामीण कामगारों में 20% और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए इसमें 20% और 25% महिलाएं, तो इसको हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं उस कर्मचारियों की कुल संख्या जो है कितनी है, कुल संख्या मान लेते हैं 100 है। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 100 में ग्रामीण, ठीक है 100 है, इसमें ग्रामीण और शहरी, ठीक है दोनों हैं, शहरी भी हैं, दोनों का लिखते हैं। ग्रामीण बता रहा है कि 3:2 में है ग्रामीण और शहरियों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का 3 ग्रामीण कितना है, 3/3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 100 का 2/5 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, और इसको निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। 40 शहरी हैं, 60 ग्रामीण हैं। तो अब ग्रामीण में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है, तो ग्रामीण में पुरुष, ग्रामीण में महिला। अब ग्रामीण में पुरुष बता रहा है कि यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं, तो ग्रामीण में कितनी है महिला, 20% है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 80% है। तो 60 में 80% कितना हो जाएगा, 60/80, 60 गुणे 80/100, तो पुरुष की संख्या हो जाएगी 8 छक 48। सॉरी, अब महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 गुणे 20/100, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। इसी तरीके से शहरी की बात करते हैं। शहरी में पुरुष और महिला की अगर हम बात करेंगे तो पुरुष कितना है, पुरुष अगर देखते हैं तो 40 में पुरुष कितना है, 25% शहरी में महिलाएं यानी 75% पुरुष हो गए, तो इसका 75 निकाल लेंगे। ये भाग करेंगे गुणा भाग तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और महिला का 40 निकालेंगे, 40 में 25% महिला है, तो 25 चौका 100 4 दही 40, तो ये 10 हो जाएगा। तो अब हमें अलग अलग मान पता चल गया। तो पुरुषों का परसेंटेज पूछा गया, टोटल पुरुषों का क्या पूछा गया, टोटल परसेंटेज। तो कुल पुरुष हैं कितने, कुल पुरुष हैं कितने, तो कुल पुरुष हैं इधर 48 हो गया, ठीक है, और इधर 30 हो गया, तो टोटल पुरुष हैं 78। अब टोटल पुरुष जो 78 हैं ये कितने में से हैं टोटल, तो टोटल हमने 100 माना था, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 78/100 गुणे 100, और ये बराबर हो जाएगा 78%। ठीक है, तो कुल पुरुषों की संख्या परसेंटेज में 78% हो जाएगी। आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है और सुधा की आय 3000 से 10% ज्यादा है, तो रेणु की आय क्या होगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सुधा की आय निकाल लेते हैं पहले। सुधा की आय जो है क्या है, 3000 से 10% ज्यादा है। सुधा की आय क्या है, 3000 से 10% ज्यादा है। 3000 का 10% ज्यादा निकाल लेते हैं तो 110% हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 3 33, 100 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगी सुधा की आय। अब प्रश्न के अनुसार
रेणु की आय क्या हो जाएगा, रेणु की आय। तो रेणु की आय के लिए क्या करेंगे, सुधा की आय जो है उसमें कितना है, इसका 10% कम है सुधा की आय से, तो इसका 10% कम निकालेंगे, मतलब 90% निकालेंगे। तो यहाँ पे 33 गुणे 90 आ जाएगा, 9×27, 7, 9×27, 2 29, 2,970 रुपये हो जाएगा रेणु की आय। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, जीता गया आंसर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया 13,400 के लिए एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ 11,600 पर एक ही वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान की कीमत के बराबर है। यदि इसे 14,750 में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका क्या था, क्रय मूल्य जो था मतलब खरीद वाली जो मूल्य था वो था x रुपया। अब लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा एसपी जो है वो कितना है, 13,400 रुपये में बेचा है, सीपी हमने एक्स माना है, तो ये हो जाएगा लाभ। हानि कितनी हो जाएगी, हानि कितनी होगी, हानि की अगर हम बात करेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य फार्मूला होता है, तो एक्स माइनस हो जाएगा 11,600 रुपये जो विक्रय मूल्य द्वारा बेचा गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों क्या है, एक ही वस्तु को बेचने के लिए दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इसको हम कर देंगे बराबर 13,400 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 11,600। क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे तो ये कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13,400 प्लस 11,600 बटे 2, ये आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,400 प्लस 11,600 तो 24 एक 25, ठीक है, 25,000 हो जाएगा, 25,000 बटे 2 मतलब 12,500 रुपये आ जाएगा एक्स का मान, जो कि हमारा सीपी है, मैंने माना था। तो अब लाभ, लाभ कितना होगा, 14,750 को बेचने पर क्या लाभ होगा, तो 14,750 में बेचा जाता है, 12,500 में खरीदा जाता है, तो हमारा लाभ हो जाएगा 2,250 रुपये। कितना हो जाएगा, 2,250 रुपये, और यही हमें निकालना था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2,250 रुपये। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 2,250 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 86 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया गया बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 1,600 रुपये है, ठीक है, सॉरी 16 रुपये है, और परंतु उसकी बिस्कुट के 4 पैकेट की कीमत जो है कितनी है, वो आपको दिया गया है 56 रुपये, ठीक है। तो पैक पर प्रभावी छूट परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो देखिए पैकेट, एक पैकेट की कीमत कितना दिया गया, एक पैकेट की कीमत 16 रुपये, तो 4 पैकेट की कीमत कितना हो जाएगा, 4 गुणे 16 बराबर हो जाएगा 64 रुपये। अब प्रश्न के अनुसार 4 पैकेट की कीमत दिया कितना गया है, 56 रुपये दिया गया है, तो छूट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 64 माइनस 56, ये इतना छूट हो जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे अगर इसका, तो कितने दिया गया था, 64 पर दिया गया, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है, हमारा परसेंटेज पता चल जाएगा। 64 माइनस 56 होता है 8 बटे 64 इंटू 100, 8 हटाएं 64, 100 बटे 8 आ जाता है, 100 बटे 8 बराबर होता है 12.5% के, तो 12.5% उसको छूट मिला, ये 12-12.5% की छूट के बराबर होगा। डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। 87 देखते हैं। 87 में दिया गया है कि x रुपए की एक राशि उधार ली गई, इसको 35,280 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। किस्त की बात आ गई, जहां पे इंस्टॉलमेंट या किस्त की बात आएगी वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे। यदि ब्याज की दर 5% था तो, और वार्षिक ब्याज जो था वो संयोजित था वार्षिक, तो x का मूल्य, x मूल्य बताना है, मतलब धनराशि बताना है कितना है। अब किस्त जो है वो कितने की है, 35,280 रुपए की है, और दर है 5%, मूलधन x रुपये मान लेते हैं, मूलधन कितना है मान लेते हैं x रुपये, x रुपये दिया है, ठीक है, मूलधन। तो जो किस्त पर होता है उसका हम कैसे निकालते हैं, तो मूलधन बराबर होता है किस्त इंटू 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब, और इसी तरीके से प्लस डेट डैश, जितनी बार किस्त दिया जाता है उतनी बार इसको हम क्या करेंगे, डेट डैश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किस्त दिया गया है, तो यहाँ पे 2 बार वाला लिखेंगे। आई जो है वो कितना है 35, मतलब किस्त इंस्टॉलमेंट कितना है 35,280 है, इसको लिख देते हैं। 100 प्लस 100, 100/100 प्लस 5% है तो 5 कर लिख देंगे, प्लस 100 अपान ये भी 105 हो जाएगा की पावर 2
2 किस्त में दिया गया तो सिर्फ 2 ही बार लिखेंगे हम, ठीक है। अब 35,280 इंटू ये हो जाएगा 100/105 प्लस 100/105 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद इसको हम p का मान x है तो x बराबर कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 35,280, 100 और 105 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 20/21, ये भी हो जाएगा 20/21 का स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 35,280 20/21 प्लस 400/441, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा, चलिए ये हमारा मान दिएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो x बराबर मान हो जाएगा 35,280, इसमें हम लेंगे लास्ट एलसीएम 441, 21 गुणे 21 441, तो ऊपर भी 21 का गुणा करेंगे तो 21 दूना 42, 420 आ जाएगा प्लस 400, 35,280, 420 और 400 ये हो जाएगा आपका 820/441, ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व, x बराबर 35,280 को 820/441 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 65,600 रुपये। आप इसको कर लीजिएगा, 65,600 रुपये आ जाएगा x का मान, और ये हमें निकालना था x का मान, तो 65,600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 65,600। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है 4,650 की एक राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 16,848 हो जाती है, मतलब मिश्र धन दे दिया गया और ब्याज दिया गया, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया तो ब्याज दर पूछ लिया गया। चलिए इसको लगाते हैं, देखिए ब्याज दर पूछा लिया गया तो हम a बराबर p इंटू 1 प्लस आर पान 100 की पावर n लगाएंगे, इसमें 16,848 बराबर ये हो जाएगा, p का मान है 11,700 हो जाएगा। कैसे, 16,848 में से हम ब्याज घटा देंगे 4,650, तो ये जो मान आ जाएगा 11,700, ये मूलधन आएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्ट। 1 प्लस आर का मान निकालना है पान 100 की पावर 2, ठीक है। टी का मान कितना है 2 वर्ष में, तो 2 लिख दिया। अब करते हैं इसको और सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे पक्षांतर, तो जो हो जाएगा 16,848 और 11,700 को हम क्या लिख सकते हैं 117 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो इस तरीके लिख देंगे 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2। अब ये 117 से डिवाइड होगा, 16,848 ये जाएगा 144 टाइम, ठीक है, 144 बार, तो 144/100 की पावर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो ये 12 का वर्गमूल है, ये 10 का वर्ग है, तो यहाँ इस तरीके लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आर पान 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एक इधर आ जाएगा 12/10 माइनस 1 बराबर आर पान 100 हो जाएगा, तो इसको 10 एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 10 बराबर 2/10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर पान 100। ये एक शून्य कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर बराबर 10 दूना 20%, तो राइट आंसर इसका 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20%, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 है पी क्यू आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यस वर्ष के अंत में वे कुल 6,680 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो पी तथा क्यू को मिलाकर हिस्सा कुल कितना होगा। तो 89 में क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए पी और क्यू के द्वारा निवेश किया गया जो राशि है वो पूंजी है वो कितना है, तो पी और क्यू 7 और 4 है, तो 7 + 4 दोनों का एक साथ पूछे तो जोड़ देंगे बटे 7 + 4 + 9, ये हो जाएगा इंटू 6,680 के। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, 11/7 4 11 9 20 इंटू 6,680 के, ठीक है। शून्य शून्य कट जाएगा, 2 3 6 2 3 6 2 चौके 8, 11 गुणे 334, आप इसको गुणा करिएगा 11 गुणे 334, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3,674 रुपये के, तो 3,674 इसका रुपया आंसर हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं।
90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात कितना है? 5:3 है। ठीक है, 5:3 है अम्ल और जल। जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, तो 32 लीटर घोल है, 12 निकाल लिया गया, ये कितना बचा? ये 20 लीटर बचा घोल फाइनली। तब कह रहा है कि इसके बाद 7.5 लीटर जल मिला देते हैं, तो जो घोल मिलेगा उसका अनुपात पूछा गया है। तो जो 20 लीटर हमें फाइनली बचा घोल, उसमें हम इसी से निकालेंगे 20 लीटर जो अम्ल। इसमें अगर हम देखते हैं अम्ल का अनुपात कितना हो जाएगा 20 लीटर में, तो अम्ल का अनुपात जो दिया गया वो 5 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 गुणे 5/8, 5 3 8 दो जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो अम्ल का अनुपात आ जाएगा 25/2 लीटर। और जल का अनुपात निकाल लेते हैं, तो 20 गुणे जल का अनुपात दिया गया है। अब जैसे अम्ल का अनुपात 25/2 है, तो 20 जल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये 20 में से हम 25/2 घटा देंगे तो हमें जल का अनुपात पता चल जाएगा। तो 20 दूना 40 में से अगर हम घटाते हैं 25, तो आ जाएगा हमारा कितना? 40 माइनस 25/2, ये आपका कितना हो जाएगा? 5 4 3 में से 2 गए 1, 15/2। 15/2 लीटर आपके जल का मान आ गया। तो अब अनुपात निकाल लेते हैं दोनों का। फाइनली अनुपात कितना हो जाएगा? 25/2 अनुपात 15/2 प्लस 15/2, 15/2 मिलाया गया। ठीक है, और 15/2 क्या है? बर्तन में 7 लीटर मिला दिया जाता है, 7.5 लीटर जल मिला जाए। 7.5 लीटर मतलब कितना हो गया? 15/2, तो उसी को हमने ऐड कर दिया जल में। तो ये हो जाएगा 25/2 अनुपात 15 दूना 30/2 मतलब 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/30, 25:30, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 5 30, तो 5:6 फाइनली उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5:6 इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ए पार्ट करेक्ट है। इसको शॉर्टकट अगर विधि देखते हैं तो देखिए इसमें क्या देखना होता है आपको। अम्ल और जल का अनुपात दिया गया है 5:3। अब इसमें बताया जा रहा है कि जब बर्तन में से घोल निकाला गया और बर्तन में 7 लीटर जल मिलाया गया, तो मतलब जल में ही प्रक्रिया किया गया था, यानी कि अम्ल में कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो अम्ल 5:3 है, तो जो अगला अनुपात बनेगा वो भी 5 के ही रेशियो में बनेगा। तो यहाँ पे 5 अगर देखा जाए तो यही पार्ट में था, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर अन्य पार्ट में भी 5 समथिंग करके होता तो आपको लगाना ही पड़ता, क्योंकि एक अगर मिल रहा है तो फिर लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है 5C एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, C जो है 12 घंटे में भर सकता है, D उसी को 40 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120। अब ये कितने भरेगा, कितना भरेगा? तो 12 दाइयों 120, 10 भरेगा और 40 के घंटे भर सकता है, मतलब 3 भरेगा कार, एक पर कार निकालते हैं। तो C प्लस D कितना टोटल भरेंगे? तो 10 3 13 भरेंगे। भरना कितना? 120, तो बटे 13 कर देंगे, तो 120 13 बटे घंटे लग जाएगा उसको भरने में। तो आंसर इसका 120/13 हो जाएगा, जो कि ऐसे ही दिया गया है, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? इजी था क्वेश्चन। 92 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी के तय किया। कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर घंटा की चाल से पैदल चला, बाकी की दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर घंटा की चाल से चला। पैदल की गई दूरी बताना है यहाँ पे। तो अब मान लेते हैं पैदल जो चला दूरी वो कितना है? पैदल दूरी जो है वो x किलोमीटर ये चला। तो साइकिल के द्वारा दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा? साइकिल के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 35 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि चूंकि टोटल दूरी जो है 35 किलोमीटर है। तो इसी तरीके जो 5 घंटे समय लग रहा है टोटल 35 किलोमीटर चलने में, तो इसको अलग अलग चलने में कितना समय लगेगा? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर गया, तो x/4 घंटा लग गया। और प्लस 35 माइनस x किलोमीटर की दूरी जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो इतना समय लग गया। ये बराबर है दोनों कितने? 5 घंटे के बराबर। तो इनको बराबर कर देंगे। यहाँ से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। 9x प्लस 35 गुणे 4 मतलब 140 माइनस 4x, ये बराबर हो जाएगा 36 गुणे 5। ठीक है, 9 चौक 36, एलसीएम लिए थे तो उधर हो गया 75 करके। 9 माइनस 4x बराबर 5x हो जाएगा। 36 गुणे 5 हो जाएगा 180, और इधर आ जाएगा 144, 40 के माइनस के।
तो 5x बराबर हो जाएगा 40 के, तो x बराबर हो जाएगा 8। और हमने यही माना था x पैदल दूरी x किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर की दूरी, और पैदल वाला पूछा गया तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये पूछता साइकिल से तो 35 माइनस 8 कर देते, जो जितना आता 28 किलोमीटर, तो वो हो जाता 27 किलोमीटर, तो वो आपका आ जाता साइकिल के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पैदल पूछा गया तो 8 किलोमीटर इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। समांतर स्थान ए से बी तक की दूरी मतलब 396 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ए और बी कितना स्थित है, 396 किलोमीटर की दूरी पर। ये टोटल दूरी कितनी है, 396 किलोमीटर की दूरी है ए से बी तक की दूरी। अब देखिए आगे पूछा गया कि समानांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय ए पर ट्रेन एक्स ए से बी के लिए रवाना होती है, एक्स इधर रवाना होती है, और ट्रेन वाई जो है बी से ए के लिए एक ही समय एक ही दिन पर रवाना होती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों ट्रेनें 5 से 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों ट्रेनें कुछ चलती हैं और इसके 5.5 घंटा के बाद क्या होती है, मिलती हैं। तो 5.5 घंटा दोनों ट्रेनों को चलने के बाद मिलती हैं। वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक है, तो वाई की गति पूछा गया क्या है, वाई की गति पूछा गया क्या है। तो मान लेते हैं एक्स की चाल कितनी है, इसकी चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक्स की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी 396 दिया गया है। वाई की चाल तब कितनी हो जाएगी, तो वाई की चाल जो है क्या है, 10 किलोमीटर घंटा अधिक है, तो वाई की चाल कितनी हो जाएगी, वाई की चाल हो जाएगी 10 प्लस ए किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, वाई की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 प्लस ए किलोमीटर पर। अब सापेक्षिक गति के नियम से x प्लस वाई की चाल क्या हो जाएगी, अगर दोनों एक साइड में आ रहे हैं तो x प्लस वाई की चाल अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, तो 396 की दूरी है बटे समय जो लग रहा है 11/2 घंटे लग रहा है, तो इसको हम बटे कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सापेक्ष चाल वाई एक्स प्लस वाई की कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 72 सापेक्ष चाल है एक्स प्लस वाई, और हम ऐसे निकालते हैं तो एक्स का मान हमने ए माना, एक्स प्लस वाई का मान 10 प्लस ए मानना है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 72 के, यानी कि 2a बराबर 72 माइनस 10, तो 2a बराबर 62, और इसका मान ए का मान हो जाएगा 41, 2 6 2 एकम 2। ठीक है, तो 31 हो जाएगा इसका मान, ए का मान कितना जाएगा 31, 31, ए बराबर 31 किलोमीटर आ गया। तो हमें पूछा क्या गया, वाई की चाल, तो वाई की चाल क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर ज़्यादा है वाई की चाल, तो 31 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 41 किलोमीटर, और यही पूछा गया था, तो आंसर 41 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ सकता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसमें देखिए हम मान लेते हैं नाव की चाल जो है कितनी है 94, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल मान लेते हैं इसमें y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। तो विपरीत जब जाएंगे 4 किलोमीटर, विपरीत कितना जा रहे हैं, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो इसमें विपरीत 4 किलोमीटर दूरी जाने में समय कितना लगेगा, समय लगेगा 4 किलोमीटर बटा x माइनस वाई, ये बराबर क्या हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, मतलब x प्लस 20/60, ये इतना लगता है, यानी कि ये हो जाएगा 80/60, यानी कि ये हो जाएगा 4/3, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 के। पहला समीकरण मिल गया। दूसरा समीकरण वापस लौटने वाले का समय देख लेते हैं, वापस लौटने पर कितना समय लगता है, लौटने पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, 4/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 24 मिनट लगता है, तो 24/60 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 3, दोनों को
प्लस करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 10 3 13, तो x बराबर हो जाएगा 13/2, x बराबर हो जाएगा 13/2। तो नाव की चाल कितनी आ गई, 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, ठीक है, हमसे यह पूछा गया है। तो स्थिर जल में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 13 दूरी है, चलना है, और कितने स्पीड से चल रहा है, 13/2 से, तो ये हो जाएगा 13/13 गुणे 2। तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, तो आपको समय लगेगा 2 घंटे। कितना लगेगा, 2 घंटे, और यही पूछा गया था, तो 2 घंटा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 नंबर है, 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत जो था वो 32 वर्ष था। अगर अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की आयु का औसत जो होता है वो 36 वर्ष हो जाता है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रवि, मोहन और गोविंद की कुल आयु कितनी है, तो 3 लोग हैं, तो तीनों की आयु हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्तमान में तो 32 औसत वर्ष है, तो 32 गुणे 3 प्लस 6 साल पहले की है ये, तो अगर वर्तमान में निकालेंगे तो प्लस 6 गुणे 3 कर देंगे और इसमें ऐड, तो ये वर्तमान वाला पता चल जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ये आयु आ जाएगी, तो 32 गुणे 3 96 प्लस 6 3 18, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 से 14 9 1 10 11 114 वर्ष आ जाएगा इन तीनों की कुल आयु वर्तमान में। और अगर चारों की कुल आयु देखते हैं, चारों की कुल आयु क्या दिया गया है, वो दिया गया है, औसत दिया गया है 36 वर्ष, तो 36 गुणे 4 कर देंगे तो टोटल कुल आयु हो जाएगी 36 गुणे 4 मतलब 144 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें से श्याम की आयु अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, श्याम की आयु निकालेंगे तो 144 में से हम घटा देंगे 114, और इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा 30 वर्ष, जो कि ये फाइनली श्याम की आयु होगी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, 30 साल, सी पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है, ग्राफ वाला है, 96 नंबर दिया गया है, इसमें कुल कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 दी गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कार्यालय के एक के कर्मचारियों की संख्या को 40% कार्यालय बी और ई में बराबर की संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना है, ये बताना है। ठीक है, तो कार्यालय ए में 40% कर्मचारियों को अगर केंद्रीय कोण निकालते हैं तो क्या निकलेगा, तो देखिए अगर हम देखते हैं 40% केंद्रीय कोण, तो ए का मान है 126 डिग्री, तो 126 गुणे 40%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 126 गुणे 2/40% 2/5, गुणा भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 252/5, और ये हो जाएगा 50.4 डिग्री। ठीक है, 50.4 डिग्री आ जाएगा मान। तो स्थानांतरण के बाद बी में कर्मचारियों का केंद्रीय कोण पूछा गया है, बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो पहले हम केंद्रीय कोण बी का देख लेते हैं कितना होगा स्थानांतरण के बाद, तो 18 डिग्री बी का है, प्लस यहाँ पे कितना डिग्री ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे बराबर बराबर बी और ई में हो रहा है, मतलब 50 का बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25.2 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 43.2 डिग्री। ठीक है, 43.2 डिग्री माना जाएगा बी का। और इसी तरीके से अगर हम अंतर देखते हैं, अंतर कितना हो जाएगा, 54 डिग्री दिया गया है, किसका, सी का। ठीक है, 54 डिग्री माइनस 43.2 डिग्री, तो ये आ जाएगा अंतर 10.8 डिग्री के। ठीक है, 10.8 डिग्री का आ जाएगा। तो अब पूरा अंतर अगर देखते हैं संख्या में, तो 2400 टोटल कर्मचारी हैं, ये आया है अंतर 10.8 बटे 360, तो इसको कर देंगे 360, यहाँ से हम काटेंगे 6 का 36 6 चौके 24। ठीक है, कैंसिल करेंगे, ये 0 हट जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और फाइनली मान आ जाएगा 72। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 दिया गया है, 97 नंबर क्वेश्चन है, 72 मीटर दिया गया है, 72 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो पहले इसको बना लेते हैं इमेज। ये हो गया आपका मीनार, अब इसका उन्नयन कोण बताया जा रहा है कि कितना है, 60 डिग्री है, और एक बताया जा रहा है कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कोण हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है।
दोनों का उन्नयन कोण हो गया, इसको यहाँ से इसे मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, और ये हो गया एक ई पॉइंट। अब इसमें देखिए कितना है, 72 मीटर ऊंचा मीनार है, 72 मीटर ऊंचा मीनार है, और मीनार के शीर्ष से इमारत के ऊपर तथा नीचे के उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 30 डिग्री और 72 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई हमें पूछा गया कितना हो जाएगा, तो एच मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 लगाएंगे, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा 72, इसका मान हमें दिया गया 72। ठीक है, तो 72 बटे BC, BC का मान पता नहीं तो BC लिख देते, तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, तो यह BC का मान हो जाएगा 72 बटे √3। ठीक है, अब पुनः AED में देखते हैं, AED में त्रिभुज AED, AED देखिए AED कहाँ पर है, तो ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 जगह है AED। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो AED में क्या हो जाएगा, त्रिभुज AED में हम लगाएंगे tan 30, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा AE अपान DE, क्योंकि DE बराबर BC है। ठीक है, DE बराबर क्या है BC, अब ये BC हो गया, ये DE है, तो दोनों बराबर है, तो DE बराबर BC हो जाएगा, इसलिए BC का मान DE के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√3, AE का मान हमें निकालना है, BC का मान मतलब कि DE बराबर BC, तो BC का मान रख देंगे 72√3 हो जाएगा। तो यहाँ से AE बराबर क्या आ जाएगा, AE बराबर हो जाएगा आपका, सॉल्व करेगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इमारत की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इमारत की ऊंचाई अगर हमें निकालना है तो DC बराबर निकालना है, इमारत जो है DC निकालना है, तो इमारत DC बराबर क्या हो जाएगा AB माइनस AE। अगर हम AB ये पूरा हो गया, AB में से अगर हम AE पार्ट इसको घटा देते हैं तो हमें इसका मान निकल आएगा, और हमें इसी EB का मान मतलब DC का मान ही पता करना है। तो DC बराबर हो जाएगा AB माइनस AE, जो कि वैल्यू पता है, तो इसको रख देंगे 72 माइनस 24, और ये दोनों घटेगा तो आ जाएगा 48 मीटर। तो इमारत की अगर हम बात कर देंगे तो इसका इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 48 मीटर, तो 48 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन बताना हमें कि सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति केंद्र और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, जब उत्पत्ति केंद्र वृत्त का देखते हैं तो वृत्त का उत्पत्ति केंद्र होता है 0,0 मतलब x1, y1 बराबर 0 0, और वृत्त की त्रिज्या मतलब r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका जो समीकरण बनता है वृत्त के लिए, इसका क्या बनता है, समीकरण बनता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, 6 का 36, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 के, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब इसमें या तो ये हो जाएगा या तो फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार आपका फार्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस 36, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें समचतुर्भुज के बारे में पूछा गया है, समचतुर्भुज देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई दिया गया 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा बताना क्या होगा। समचतुर्भुज जो होता है वो उसके विकर्ण क्या होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं दोनों को एक दूसरे को। ठीक है, ये विकर्ण हो गया ये और ये, तो ये जो कोण बनेगा इसमें, ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री, चारों कोण बनेंगे। ठीक है, इसे चारों कोण। अब ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और इसको कह रहा है 8 सेंटीमीटर मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान रखते हैं तो डी सी हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, तो विकर्ण बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आया हमारा। और त्रिभुज अगर हम देखते हैं ये ओ मान लेते हैं, तो त्रिभुज सी ओ डी जो है हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, डी ओ सी या सी ओ डी क्या है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, डी सी स्क्वायर मतलब कि सी डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के। ओ डी स्क्वायर का मान पता है कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 9 25 डी सी स्क्वायर, तो डी सी का मान कितना हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, मतलब लास्ट वीडियो, इस वीडियो का लास्ट क्या होगा, क्वेश्चन होगा। दिया क्या गया है, एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं, 4 हरी गेंदे हैं, 5 नारंगी गेंदे हैं शामिल हैं। अगर बैग से 3 गेंदे बेतरतीब ढंग से निकालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंदे या तो लाल हो या तो नारंगी हो। तो कुल गेंदे कितनी है, कुल गेंदे हमारी जो है वो कितनी है, कुल गेंदों की संख्या हमारी हो जाएगी 15। ठीक है, 6 4 10 5 15 है। तो कुल संभावना जो बनेगी वो कितनी बनेगी, कुल संभावना जो होगी वो हो जाएगी 15C3। ठीक है, अब आने वाली संभावना जो होगी वो सभी 3 गेंदे या तो लाल या तो नारंगी चुनने का जो क्रम होगा वो क्या होगा, 6C3 प्लस 5C3। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पूछा गया तो प्रायिकता इसका हो जाएगा 6C3 प्लस 5C3 अपान और 15C3। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 6C3 मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 और बटे गुणे 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे। और इसके बाद 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 5C3 मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 और बटे हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और बटे 15C3 मतलब 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ सॉल्व करिएगा तो 20 प्लस 10 हो जाएगा गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा बटे 15 गुणे 3 14 गुणे 13, ये 13 है। तो इसको ऐसे रखिएगा, 15 गुणे 13 14 गुणे 13 हो जाएगा 91। ऊपर हो जाएगा 20 10 30, 30 गुणे 6। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करिएगा ओवरऑल तो ये आपका आ जाएगा 6/91। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 6/91। तो इस तरीके से राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।